जी अस्सलाम वालेकुम। बाकू से आपको सलाम। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मेरे पास बहुत से सवाल आए हुए हैं और उनको जवाब देने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आजकल मैं बाकू आया हूँ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है कि जिसमें मैं मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों को आपके सवालात के जवाब दूं। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को जो जवाब दिया था वो था कि फैटी लिवर खुराक के जरिए इलाज कैसे करें। तो आज के लिए जो मैंने आप लोगों के सवालात में से जो सवाल सेलेक्ट किया है वो है कि हेपेटाइटिस बी का इलाज कब, क्यों और कैसे। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अली हैदर कल्चरल सेंटर है, जो कि पूरी दुनिया में बाकू की पहचान है। ये मॉन्यूमेंट है, एक अजीम शान बिल्डिंग है, और अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी कोना नहीं है। इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग। जब भी कभी आपको बाकू आने का मौका मिले इसको लाजमन देखिएगा। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ह्यूज बिल्डिंग है, इसमें कोई कोना नहीं है। पूरा का पूरा ये समंदर की लहरों जैसा ये लहरें खा रहा होता बिल्डिंग है। ठीक है, तो अली हैदर ये अपने बाकू के तीसरे सदर हैं और ये बाकू के लोग इसको बाबाए कौम समझते हैं। तो आते हैं अपने सवाल पे। हेपेटाइटिस बी का इलाज कब, क्यों और कैसे। जिस तरह के मैं आपको बार बार बता चुका हूं और इस पर मेरी वीडियोस भी कई वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन जवाब दूंगा कि हेपेटाइटिस की 5 बड़ी अकसाम हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, 5 बड़ी अकसाम हैं। इसमें से बी, सी और डी ये अलग-अलग वायरसेस हैं। ये एक वायरस के मुख्तलिफ स्टेजेस नहीं है, पहले तो ये अपने ज़हन में रखिएगा। तो इसमें हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये जिगर को अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये जिगर को नुकसान पहुंचा के उसको सिरोसिस और फिर सिरोसिस की पेचीदगियां कर सकते हैं। इसमें डी के लिए बी का होना लाजमी है, तो बी और डी अमूमन एक साथ आते हैं। बी या अकेला आता है या फिर डी के साथ आता है। डी को होने के लिए बी का होना जरूरी है, जबकि सी अपने तौर पे अलग आता है। अब बी और सी को ले लें, ये दोनों जिस तरह के मैंने कहा कि ये दामी सोजिश जिगर यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस बनाते हैं, और अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये सिरोसिस और लिवर कैंसर वगैरह बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो जाए, हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो जाए तो वो उस शख्स में, इसका वायरस उस शख्स में सारी उम्र के लिए रहता है। और हेपेटाइटिस बी का मरीज, जिस तरह के कोई शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज है, शुगर का मरीज है, अस्थमा दमे का मरीज है, तो इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी इन बीमारियों की तरह सारी उम्र रहने वाली बीमारी है। जबकि हेपेटाइटिस सी, ये इलाज से ये वायरस बिल्कुल खत्म हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, आप कहेंगे अगर हेपेटाइटिस बी बदन से निकलता नहीं है, सारी उम्र बदन में रहता है, तो फिर इसका इलाज क्यों किया जाए। और इसी हवाले से जो मुझसे पूछा जाता है कि इसका इलाज किसने पूछा है, कब करें, किसने करा, क्यों करें, कैसे करें, यानी मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं, मैंने उनको जमा किया। तो एक अच्छी बात कि अगर 100 मरीज हैं हेपेटाइटिस बी के, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के, तो ये इनमें से कोई 1 या 2 ऐसे मरीज होंगे कि जिनमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी आगे जाकर, और आगे का मतलब है कि सालों बाद उसकी जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी 97, 98, 96% लोगों को ये कुछ नहीं कहते। हाँ, एहतमाल होता है लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। जबकि ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह की जो बीमारियां हैं, वो अगर 100 लोगों को ब्लड प्रेशर है, 100 लोगों को शुगर है, तो सब के सब में वो टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां बनाएगा।
ठीक है। जबकि हेपेटाइटिस बी तमाम मरीजों में पेचीदगियां नहीं बनाता, और अगर बनाता भी है तो इसके रेट्स यानी जिस शिद्दत से बनाते वो भी वेरिएबल है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर मालूम हुआ, शुगर मालूम हुआ, उसका तो हम फौरन इलाज शुरू कर देते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गई, उसका इलाज भी हम फौरी तौर पे शुरू कर देते हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी का इलाज हम फौरी तौर पर शुरू नहीं करते। इसका दारोमदार इस बात पे है कि आया जिस शख्स को हेपेटाइटिस बी है, क्या ये हेपेटाइटिस बी इस शख्स के जिगर को आगे जाके नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ये बात कि आया ये हेपेटाइटिस बी जिस शख्स को है आगे जाके इसके जिगर को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, तो वो कैसे पता चलता है? वो डॉक्टर को पता चल जाता है, आपके डॉक्टर को अंदाजा हो जाता है। मुख्तलिफ टेस्ट हैं, मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड हैं, फाइब्रोस्कैन हैं, कुछ खून के टेस्ट हैं, ठीक है, और एग्जामिनेशन है कि जिससे पता चल जाता है कि आया अब इस शख्स को जो हेपेटाइटिस बी है इसको आगे जाके मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर उसको रिस्क होता है कि इसको हेपेटाइटिस बी से मसला हो सकता है तो फिर हम उसको इलाज शुरू करते हैं। या कभी कभार मरीज हमारे पास आ चुका होता है कि जो हेपेटाइटिस बी ने जिगर को अफेक्ट कर चुका होता है, हेपेटाइटिस बी कर चुका होता है, फिर उसने जिगर में बीमारी पैदा की होती है, तो फिर हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं कि ये बीमारी मजीद ना बढ़े और टाइम के साथ रिवर्स कर जाए। तो दो तरह के हेपेटाइटिस बी के मरीज आते हैं। एक वो मरीज जिनके जिगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसमें कोई वायरस तो मौजूद है लेकिन इसमें कोई बीमारी पैदा नहीं हुई। तो इस ग्रुप में हम उनको सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन से मरीज हैं जिनमें रिस्क है कि आगे जाके इनमें डिजीज पैदा हो जाएगी, तो उनको हम इलाज शुरू कर देते हैं। और जिनको हमें पता चलता है कि आज भी इनका जिगर ठीक है और होपफुली आगे भी ठीक रहेगा, तो उसको हम फॉलोअप में रख लेते हैं। उनका हर 3-6 महीने बाद कुछ टेस्ट करते हैं, और जब भी हमें पता चलता है कि बीमारी लिवर पे असर करना शुरू कर रही है तो फिर हम इलाज शुरू कर देते हैं। और अगर हमारे पास मरीज आया हुआ है और उसके जिगर को ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, उसको जिगर को नुकसान हो चुका है, तो फिर हम करते क्या है कि उसका इलाज शुरू कर देते हैं। इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि को किस तरह पता चलता है, वो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो सबसे पहले ये देखेगा क्या इस हेपेटाइटिस वायरस ने बीमारी पैदा की है कि नहीं किया। पैदा नहीं किया है, इसको इन्फेक्शन बोलते हैं, तो फिर हो सकता है वो आपको या तो फॉलोअप में रख ले या फिर हो सकता है ट्रीटमेंट शुरू कर दे और फिर आपसे कहे ये ट्रीटमेंट आपकी जारी है। लेकिन अगर उसने डिजीज पैदा की है, लिवर को अफेक्ट किया हुआ है, उसमें फाइब्रोसिस है, उसमें सिरोसिस है, फिर वो आपका इलाज शुरू कर देगा। तो ये तो वो हो गया कि हेपेटाइटिस बी का इलाज कब। अब दूसरी जो अमूमन इस सवाल का जो हिस्सा है, क्यों? इसलिए कि अगर आपको रिस्क है कि आपको हेपेटाइटिस बी है और आप इसने आया, इसको जिगर पे आपकी जिगर में मसला बना दिया है, बीमारी बना दी है, फिर तो इस बीमारी को रोकने के लिए और उसको ठीक करने के लिए आपको दवाइयां शुरू की जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। या आपको रिस्क है कि आगे जाके आपकी ये हेपेटाइटिस बी आपके जिगर को अफेक्ट करने वाला है, तो फिर भी आपको इलाज शुरू कर दिया जाएगा। तो क्यों? इसलिए कि अगर हेपेटाइटिस बी ने बीमारी पैदा कर दी है या रिस्क ज्यादा है, तो इस बीमारी को स्टॉप करने के लिए, इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए और इसको वापस लाने के लिए, आपके जिगर को वापस नॉर्मल करवाने के लिए फिर आपको इलाज चाहिए होगा। कैसे? कुछ साल पहले हेपेटाइटिस बी के लिए हम इंजेक्शंस देते थे, लेकिन उन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट ज्यादा होते थे, इंटरफेरॉन उसको बोलते थे, और उसमें इतनी ज्यादा इनकी एफिकेसी भी नहीं होती थी। तो अब इसके लिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन गोलियां आई हुई हैं। इसकी गोलियां 2 तरह की हैं, एक है एंटाकेविर और एक है टिनाफोविर। एंटाकेविर एक ग्रुप है, एक केमिकल नाम है, और टिनाफोविर एक दूसरा केमिकल नाम है। कंपनी के नाम डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी के नाम होते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल है ये
एंटाकावेर, दूसरा है टेनाफावेर। दोनों ही बेहतरीन दवाइयां हैं। टेनाफावेर में फिर एक TAF है और एक TDF है, उसके अपने एक दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे दो तरह की गोलियां हैं हेपेटाइटिस बी के इलाज के लिए, एंटाकावेर और टेनाफावेर, और दोनों ही एक जैसी इफेक्टिव हैं। किस शख्स को कौन सी चाहिए ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन एक बात, एक दफा आपका इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर ने आपका इलाज शुरू किया, जब वो आपका इलाज शुरू कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको जिगर को बीमारी हो गई है इसलिए उसने इलाज शुरू किया है, या फिर आपको जिगर को हाई रिस्क है कि इसमें बीमारी बन रही है, जिगर को अफेक्ट हो रहा है, तो अब उसने गोली शुरू की है। तो जब इसने गोली शुरू कर दी तो इस गोली की इफिकेसी, इसकी जो कारकर्दगी को देखने के लिए हम लोग PCR करते हैं। अमूमन मरीज गलती कहां कर जाते हैं, या अमूमन मेरे डॉक्टर्स कुलीग भी कर जाते हैं कि जब PCR नेगेटिव होता है तो फिर वो दवाई बंद कर दी जाती है, या डॉक्टर बंद कर देता है या मरीज बंद कर देता है। याद रखिएगा कि PCR नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इन गोलियों ने, चाहे आपको एंटाकावेर मिली है चाहे आपको टेनाफावेर मिली है, इन गोलियों ने आपके हेपेटाइटिस बी के वायरस को कंट्रोल कर दिया है, उसकी बीमारी बनाने की जो पावर है उसको जायल कर दिया है, और अब इसको इसी तरह कंट्रोल रखना है। इन गोलियों की मदद से इस हेपेटाइटिस बी को बांधे रखना है। तो जब PCR नेगेटिव हो गया मतलब ये कि आपका हेपेटाइटिस बी का वायरस, वो जो पहले वो प्रोलिफरेट कर रहा था, वो अब बंद हो गया, वो कंट्रोल हो गया। अब इसको आपने कंट्रोल रखना है। अगर आप गोलियां बंद कर देंगे, PCR नेगेटिव हो गया, आपने गोलियां बंद कर दी, ये फिर प्रोलिफरेशन शुरू कर देगा, ये फिर आपके काबू से निकल जाएगा, फिर आपके जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर एक दफा गोलियां शुरू हुई, PCR आपका नेगेटिव हो गया, चाहे आपका 1 महीने बाद नेगेटिव हो गया, चाहे आपका 3 महीने बाद नेगेटिव हो गया, चाहे आपका 6 महीने बाद नेगेटिव हो गया, आपने इन गोलियों को जारी रखना है। और अमूमन हमने देखा है कि ये गोलियां उम्र भर जारी रखनी होती हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उम्र भर जारी रखनी होती हैं। क्यों? ये उस वक्त हम बंद करेंगे कि अगर आपका जिगर इलाज शुरू करते वक्त बिल्कुल नॉर्मल था और आपका HBS एंटीजन जिसके जरिए पता चला था, वो जो छोटा टेस्ट होता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है, वो भी नेगेटिव हो जाए, तो फिर आप दवाई बंद कर सकते हैं। या अगर आपके जिगर को इलाज शुरू करते वक्त उसमें थोड़ी सी सोजिश थी, फाइब्रोसिस थी या सिरोसिस थी, फिर तो आपका PCR HBS एंटीजन नेगेटिव भी हो जाए, फिर भी आपने हेपेटाइटिस बी की दवाइयां बंद नहीं करनी। अब आप कहें कि जी मेरा HBS नेगेटिव हो गया तो मैं बंद कर दूं। यस, अगर आपका HBS, आपके जिगर नॉर्मल था इलाज शुरू करते वक्त, पूरे इलाज के दौरान ये नॉर्मल रहा, इसको कोई मसला नहीं आया, और आपने PCR भी आपका नेगेटिव रहा और आपका HBS एंटीजन भी नेगेटिव हो गया, तो आप दवाई बंद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि HBS एंटीजन बड़े ही खुशकिस्मत लोगों में नेगेटिव होता है। मेरे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने कम से कम 30-40 हजार हेपेटाइटिस बी के मरीज इनको देखा है, या फिर इनका इसमें से बेशतर का इलाज भी किया है, लेकिन HBS एंटीजन नेगेटिव शायद 8-10 मरीजों का हुआ होगा, या चलो 50 मरीज को हुआ होगा। हेपेटाइटिस बी एंटीजन नेगेटिव या तो होता नहीं है, और अगर होता है तो बहुत ही शाज़ो नादिर होता है। लिहाजा प्रैक्टिकली अगर एक दफा डॉक्टर ने आपकी गोलियां शुरू की, या इसलिए शुरू की कि आपके जिगर को फाइब्रोसिस हो गई थी, सिरोसिस थी, फिर तो आप HBS एंटीजन नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने दवाइयां सारी उम्र जारी रखनी है। या अगर आपका जिगर बिल्कुल नॉर्मल था, आप इलाज कर रहे हैं, आपका PCR भी नेगेटिव हो गया और आपका फिर बाद में HBS भी नेगेटिव हो गया और आपका जिगर थ्रू आउट नॉर्मल रहा है, फिर आप बंद करने का सोच सकते हैं, लेकिन खुद नहीं, आपका डॉक्टर बंद करेगा। लेकिन हाँ, उम्मीद है ऐसी गोलियां शायद आइंदा चंद सालों में आ जाएंगी कि जो हेपेटाइटिस सी की तरह होंगी, कि जिनको हम एक टाइम तक दे देंगे, PCR नेगेटिव हो जाएगा और ये जो वायरस है ये वो जिगर से भी निकल जाएगा, तो फिर मुमकिन है
لیکن تاحال 2 طرح کی دوائیاں ہیں، انٹاکویر، ٹینافویر، اور دونوں گولیاں اگر ایک دفعہ شروع ہوئی آپ ان کو بند کرنے کا مت سوچیے گا۔ جس طرح کہ آپ بلڈ پریشر کی گولیاں یا شوگر کی گولیاں ساری عمر کھاتے ہیں، اسی طرح ہیپیٹائٹس بی کی گولیاں بھی جب اگر شروع ہوئی ہیں تو آپ نے ساری عمر کھانی ہے۔ تو ویورز، مجھے امید ہے کہ مجھے جو ٹائم ملا تھا تھوڑا سا، میں نے اس میں جو آپ لوگ کے جو سوال تھا کہ ہیپیٹائٹس بی کا علاج کب، کیوں اور کیسے، اس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ یہاں پہ میں اس سیشن کو اینڈ کروں گا۔ جو تیسرا بڑا جو زیادہ پوچھا جانے والا کوسچن ہے مجھ سے، وہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی خوراک کے ذریعے علاج کیسے کریں۔ تو اس پہ انشاءاللہ میں جو نیکسٹ میری سیشن ہوگا، وہ شاید ابھی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا سا، تو وہ ریکارڈ کر کے پھر ہی جو ہے نا، ابھی پھر ہم نے ڈنر کے نکلنا ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ ریکارڈ کر کے اپنے ساتھ رکھ لوں گا، اور جب انشاءاللہ واپس آؤں گا تو ٹائم ٹو ٹائم وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اگلے سیشن تک کہ جو ہے کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی خوراک کے ذریعے علاج کیسے کریں، تو اس کے لیے اس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔